आज मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनकी रिपोर्ट्स आप कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने जिक्र किया था एकेडी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो आज हम सर्च करेंगे एकेडी म्यूचुअल फंड्स के बारे में और आपको मैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर जाकर तो आप अपनी जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं एकेडी की वेबसाइट पे आ चुका हूँ, इसके ऊपर मैं जाऊँगा और आप देखेंगे यहाँ पे इनके कुछ फंड्स आ रहे हैं। आप इसमें याद रखिएगा जो इक्विटी फंड्स होते हैं ना, जिसमें ई क्यू यू आई डी इक्विटी लिखा हुआ था, वो आमतौर पे स्टॉक मार्केट के फंड्स होते हैं। अब इनके मल्टीपल फंड्स हैं, ठीक है ना। एक इनका है अपॉर्चुनिटी फंड, एग्रेसिव इनकम फंड, इंडेक्स ट्रैकर फंड, ठीक है, और एकेडी कैश फंड और गोल्डन एरो स्टॉक फंड। अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक वेबसाइट खोलता हूँ, सरमाया डॉट पी के। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इसके ऊपर अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक्स बेटर है तो बहुत अच्छे से आप इस पर कर सकते हैं। इसमें हम आएंगे म्यूचुअल सेक्शन फंड्स के सेक्शन के ऊपर, और म्यूचुअल फंड के सेक्शन के ऊपर आके तो हम देखेंगे टॉप परफॉर्मिंग फंड। ठीक है ना। अब हम पीरियड डिसाइड कर लेते हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं लास्ट 15 डेज़ में इक्विटी फंड्स जो हैं, यानी कि वो फंड्स जो कि उसको ट्रैक मतलब स्टॉक मार्केट पे वर्किंग कर रहे होते हैं, वो इक्विटी फंड्स कहलाते हैं। ठीक है, इनमें टॉप परफॉर्मिंग 15 डेज़ में लास्ट कौन से रहे हैं। ठीक है ना, तो इनमें सबसे पहले आ रहा है जेएस इस्लामिक पेंशन फंड। ठीक है, और इसके बाद यूबीएल का ये है मनी मार्केट फंड, और ये सारे इस तरीके से शो हो रहे हैं। और इसी तरह अगर हम थोड़ा कम आते हैं, लाइक वन डे पे देखते हैं कि कौन से फंड ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एक दिन के अंदर, जो लास्ट ट्रेडिंग डेट थी। तो उसके अंदर हम देखें तो एकेडी का अपॉर्चुनिटी फंड सबसे ऊपर रहा है। देन एकेडी का एक और फंड भी था जो मैं देख रहा था लास्ट 15 डेज़ के अंदर, तो इट आल्सो परफॉर्म वेरी गुड। ये रहा। ठीक है ना, तो इसने एकेडी का जो गोल्डन एरो स्टॉक फंड है वो उसने 4.8% का जो है वो रिटर्न दिया है 15 दिन के अंदर। ठीक है, और अगर आप लास्ट ये देखें तो आपको गोल्डन एरो स्टॉक फंड के अंदर भी अगर आपको देखें तो सबसे ज़्यादा 2.12 का जो है ना प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अपॉर्चुनिटी फ़ंड जो है इनका, क्योंकि एकेडी वालों के बड़े मिनिमम से फंड्स हैं। अगर आप यही मैं आपको दिखाऊँ अल मिज़ान वालों के, यानी कि जो मिज़ान वालों की है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, तो इसमें अगर आप खोल के देखेंगे ना, इनके इतनी लंबी लिस्ट है फंड्स की कि मेरा ये ख्याल है कि जितनी लिमिटेड पोर्टफोलियो होता है ना, कि जितने कम फंड्स होते हैं उतना ज़्यादा अच्छे से वो मैनेज हो सकते हैं। यानी कि जितने प्रोडक्ट्स आप ज़्यादा, ऑब्वियसली बात है, आप ऑफ़र करेंगे तो फिर उसके अंदर जो है ना ये उनको संभालना और ये सारी चीज़ें जो है ना वो ज़रा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो हम आपके सामने लिस्ट दिखाते हैं, एक मिनट। अलमीज़ान फंड्स, ठीक है। अम, अलमीज़ान 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 फंड्स की लिस्ट नहीं है यहाँ पे कहीं भी, अगर दिख जाए मुझे। म्यूचुअल फंड बेसिक्स में देख लेते हैं, शायद मिल जाए। फंड प्राइसेस पे चलें, छोड़ें, उस पर नज़र आ जाएगा आमतौर पे। ठीक है, ये लोड हो रहा है। यस, अगर आप इसमें सिर्फ फंड्स गिनना शुरू करें, अलमिज़ान इक्विटी के जो स्टॉक मार्केट के फंड्स हैं वही अच्छे खासे हैं। ये देखें, अलमिज़ान म्यूचुअल फंड आ गया, फिर मिज़ान इस्लामिक फ़ंड, एनर्जी फ़ंड, ठीक है, डेडिकेटेड फ़ंड। इतनी लंबी लिस्ट है इनकी कि इनको मेरे ख़्याल से, अगर आप मतलब आप देखें कितना मैं स्क्रॉल किए जा रहा हूँ और कहाँ तक जा रहे हैं, इतनी लंबी लिस्ट अगर आप रखेंगे फंड्स की तो उसको मैनेज करना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे से अलमिज़ान को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मेरे खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपने इन्वेस्ट करना तो एकेडी के साथ मेरा थोड़ा अच्छा रहा है, क्योंकि मेरे अपने भी जो अकाउंट है वो एकेडी वालों के साथ है। अब इसमें अगर आप देखें बड़ी लिमिटेड से फंड्स हैं इनके गिनती के। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी का बड़ा मशहूर है, एक इनका गोल्डन एरो, और तीसरा एक इंडेक्स। अब इनमें कुछ खासियतें होती हैं, जैसे आपने मैंने बताया था कि फ़ंड डिसाइड करने से पहले आप डिसाइड करते हैं कि आपने किस सेक्टर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि हर फंड जो है वो एक अलग चीज़ को टारगेट करता है। अगर आप यहाँ पे सरमाया में देखें तो आपको नज़र आएगा कि काफ़ी किस्म के एक इनकम फंड्स हैं, इक्विटी फंड्स हैं, मनी मार्केट्स हैं, ठीक है, शरिया कंप्लाइंट। अब शरिया कंप्लाइंट होते हैं जो ज़्यादा इस्लामिक इस्लामिक लोग
सोचते हैं कि जी अब वो कंपनियां जो कि शरिया कंप्लाइंट है, स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है, ये उनमें ट्रेडिंग होगी। फिर इंडेक्स ट्रैकर है। अब अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक KSE 100 इंडेक्स करके है, ठीक है। अब ये जो KSE 100 इंडेक्स है, ये क्या है कि ये सबसे बड़ी जो 100 कंपनियां हैं उसका एक इंडेक्स बना दिया, ठीक है। तो अब जो बंदा इंडेक्स ख़रीदना चाहता है, अब जैसे आपने अमेरिका में दो बड़े मशहूर हैं, एक S&P 500 के नाम से है शायद, और एक दूसरा है पता नहीं HM ग्लोबल समथिंग करके है। खैर, उनकी 500 बड़ी कंपनियों के नाम से है, तो उन्होंने एक फंड बनाया हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान में जो 100 बड़ी कंपनियां हैं, एक उसका एक इंडेक्स है। अब बहुत सी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं कि ऐसे फंड्स ऑफ़र करती हैं जो कि उस इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हो। अब जैसे आपके सामने ये क्या जी, AKD का इंडेक्स ट्रैकर फंड, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। ये सरमाया पे आए हम अगर इसमें देखें इंडेक्स ट्रैकर आ गया, ओके हो गया। अब इंडेक्स ट्रैकर फंड जो होता है ना, इसका ये होना चाहिए, लास्ट 30 डेज़ का अगर हम खोल के देखते हैं तो इंडेक्स इस वक्त एक ही हमारे सामने शो हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई और एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऐसी है जो कि इंडेक्स का ट्रैकर फंड ऑफर करती है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें खोल के देखते हैं 3 मंथ का, तो अब इसमें जो इंडेक्स फंड होता है ना, जिसमें अब 100, अगर ये इंडेक्स हमारा KC 100 इंडेक्स मूव कर रहा है ऊपर नीचे, तो जो फंड है ना उसको ऐसे काम करना चाहिए कि जब मार्केट ऊपर जाए तो वो भी ऊपर जाए, जब मार्केट नीचे आए तो वो भी नीचे आए, ठीक है ना। कि उसकी जो पोर्टफोलियो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल उसको फॉलो करे। तो अगर आप इसके AKD का जो इंडेक्स ट्रैकर फंड है ना, अगर आप उसको देखें तो ये बाकायदा आलमोस्ट सेम पैटर्न पर है, ठीक है ना। तो ये इसकी एक जो है वो अच्छी चीज़ होती है। अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि मैं कोई ये कंपनी नहीं ख़रीदना चाहता, मैं KC 100 इंडेक्स की जो सबसे मतलब कि पाकिस्तान की जो 100 बड़ी कंपनियां उन सब में पैसे डालना चाहता हूँ, तो आप AKD के साथ अकाउंट खुलवाएं, इंडेक्स फंड के अंदर पैसे डाल दें। फिर अच्छा, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी लास्ट हम बात कर रहे थे गोल्डन एरो स्टॉक फंड की ना, तो अगर हम इसमें आए तो इसमें जो चीज़ें आपने गौर करनी है वो ये कि आपने जो म्यूचुअल फंड है उससे आपने लर्निंग करनी है। आपने इसको डाल के जो है ना पैसिवली छोड़ तो दे सकते हैं आप, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप जो स्टॉक में आपने जो पैसे डाले हैं आप उससे खुद सीखें, क्योंकि जो भी अर्निंग होती है ना, पोटेंशियल होता है, सब कुछ होता है, वो उसमें ये होता है कि फ़ायदा हो या नुकसान हो, जो कंपनी होती है वो क्या करती है, वो अपना प्रॉफिट काट लेगी, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि आप जब तक आपके पैसे इसमें हैं आप उससे सीखें, ठीक है ना। अब अगर इसमें सीखेंगे कैसे, आप आए जो है ना रिपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है ना। इसकी जो फंड मैनेजर होते हैं वो रिपोर्ट्स इशू करते हैं हर महीने की, ठीक है ना। तो वो बताते हैं कि हमने जो है फ़ंड में ये ख़रीदा, ये बेचा। तो इस तरीके से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ंड्स हैं, इन्होंने बताया। अब मैंने आपको बताया था कि जो फ़ंड्स होते हैं उनको टारगेट किया जाता है कि कौन सा फ़ंड लो है, कौन मीडियम है, कोई हाई रिस्क है, वो सारी रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था इंडेक्स ट्रैकर है, क्योंकि जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर जाएगा, जब इंडेक्स नीचे आएगा 100 इंडेक्स का तो वो भी नीचे आएगा। अब जैसे आजकल मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, 50,000 प्लस पे जा रही है, तो इंडेक्स फंड बहुत ऊपर है। लेकिन अगर मार्केट क्रैश करेगी तो इंडेक्स फंड भी नीचे आएगा, ठीक है। और जो दूसरे फंड्स होते हैं ना, जैसे कि इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड हो गया, या फिर आप इनके गोल्डन एरो स्टॉक फंड है, इनका काम ये होता है कि जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो ये साथ साथ जाएं, लेकिन जब मार्केट क्रैश हो रही हो तो ये ज़्यादा नीचे ना आए, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने खोला है इसका जो गोल्डन एरो स्टॉक फंड है उसकी रिपोर्ट, ठीक है ना। अब ये CEO साहब का एक मैसेज लिखा हुआ है और ये बता रहे हैं कि इस महीने में जो इन्होंने चेंजिंग्स वगैरह आई हैं, जो मार्केट में जिस जगह पे पैसा मौजूद था, जिस जगह पे इस फंड ने पैसे डाले हुए थे, उसमें कहाँ कहाँ पे इन्हें फ़ायदा हुआ, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ। देखें अक्टूबर के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है उसने अच्छा परफॉर्म किया, 14% का जो पैसे पड़े हुए थे इनके 14% उन्होंने प्रॉफिट दिया। फर्टिलाइज़र ने 15% प्रॉफिट दिया। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 24%। और इसमें मोस्ट लाइकली मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इनके ज़्यादातर जो है ना वो होंगे इसके अंदर सुजुकी के अंदर, क्योंकि सुजुकी ने बाय बैकिंग स्टार्ट की, अपने शेयर खुद खरीदना स्टार्ट किए हैं। तो मेरे ख्याल से 200 रुपये जो है ना वो शेयर की प्राइस में इंक्रीज़ आया है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो लाइजिंग कंपनी है, बनस्पति, एलाइड, रियल एस्टेट, ये सारी चीज़ें नीचे हैं, प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट, इनमें नुकसान हुआ है फ़ंड को इस महीने,
ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो में यानी कि जो फंड है इसके अंदर किस किस लोगों ने पैसे डाले हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल, जैसे कि अगर आप पैसे डालेंगे 5,000 10,000 तो इंडिविजुअल में काउंट होता है। इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं उन्होंने जो पैसे डाले हुए होते हैं वो यहाँ काउंट होते हैं, ठीक है ना। और एफ आई पी आई का मुझे खुद नहीं पता, तो मैं इसलिए कैसे नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से ये फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात होती है मुझे, क्योंकि आपको बताया हम बिगनर बंदे हैं, मैं खुद जैसे जैसे सीखता जा रहा हूँ तो वो मैं चाह रहा हूँ कि लोगों का भी इसमें भला हो, ठीक है ना। तो इस महीने अगर आप देखें अक्टूबर के महीने के अंदर तो जो पोर्टफोलियो है फॉरेन वाला वो थोड़ा कम हुआ है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने पैसे बढ़ाए हैं, ठीक है ना। अब यील्ड कर्व की बात की जाए तो पिछले 3 महीने का इन्होंने दिखाया हुआ है कि अगस्त में जो है वो क्या था, ठीक है, सितंबर में क्या था, अक्टूबर में क्या था, ठीक है। फिर रियल इंटरेस्ट रेट्स कि इंटरेस्ट रेट में कितना डिफरेंस चला है, ठीक है ना। तो ये आप ब्लैक बार देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह केसी की बात हो रही होगी, सही है। और इस तरीके से सारा इन्होंने बताया हुआ होता है। अब इसमें आपने जो देखना होता है ना कि आप कैसे पैसे किस में डालें किस में निकालें। अब यहाँ पे देखें जो मेन चीज़ देखने की है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग्स, यानी कि इस फंड ने जो सबसे ज़्यादा पैसे जिस चीज़ में रखे हुए हैं ना वो कितने हैं। सबसे ज़्यादा इस फंड ने किस में रखे हुए हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में, ठीक है। फिर सैनर्जी को, जो कि पहले बाइको होता था, 5% इसमें डाला हुआ है, ठीक है। फिर जहांगीर सिद्दीक अल शहर पाकिस्तान पीएसओ के अंदर, हब पावर कंपनी के अंदर, ये सारे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने एनालाइज करना है कि कौन सी महीने में जो फंड मैनेजर है वो किस कंपनी के अंदर देखें कि वो पैसे डाल रहा है। आप उसको 3-4 महीने को एनालाइज करें, आप देखें कि पिछले महीने उसने क्या रखा हुआ था, ठीक है, इस महीने उसने क्या रखा हुआ है। अब जैसे मैं सितंबर का खोलता हूँ आपके सामने, ठीक है, तो मैं देखना चाहूँगा कि सितंबर के अंदर जो है वो फंड में इसने कौन कौन से स्टॉक्स रखे हुए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आया, अब अगर हम देखें इसमें कोई स्टॉक में चेंजिंग्स की हैं तो हम इसको कंपेयर करते हैं सितंबर और अक्टूबर के दरमियान में कि फंड में जो पैसे थे या पैसे जिसमें डाले हुए थे वो उसने कौन कौन से स्टॉक्स चेंजिंग किए, ठीक है। तो देखें सबसे ज़्यादा पैसे इसमें पहले भी डले हुए थे 9.6, ठीक है, मतलब कि पहले 9.4 के करीब थे, इन्होंने थोड़े पैसे मज़ीद बढ़ा दिए स्टॉक एक्सचेंज के फंड के अंदर। मतलब जो ये आप लग रहा होगा कि शायद स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, लेकिन नहीं, जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है ना वो भी पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनी है, तो उसका स्टॉक भी जो है वो लिस्टेड है, तो वो उसकी भी स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है ना, ये उसकी बात हो रही है। फिर नीचे आ जाए, हम नेटवर्क पे थे, 7% था इनका, ठीक है, पिछले महीने। इस बार देखें तो ये 6%, इन्होंने यहाँ से पैसे निकाल लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा टाटा टेक्सटाइल मिल्स में 7% के करीब था पिछले महीने, इस बार 7.7 के आ गया, ठीक है, मज़ीद बढ़ा दिया है। यहाँ पे एलिकोर स्पिनिंग 5.5, पहले कितना था पिछले महीने तक, 5.6 था। तो इस तरीके से आपने देखना है, एनालाइज करना है कि ये जो फंड मैनेजर है ये किन किन चीज़ों के बिहाफ पे जो है ना वो क्या ऐसी न्यूज़ आ रही है, कौन से महीनों में ये कौन से स्टॉक्स ज़्यादा खरीद रहे हैं, इस तरीके से आपने रिपोर्ट्स का एनालाइज करना है और ये चीज़ें सीखनी है, ठीक है। जब आप 1 साल तक या 5 या 6 महीने तक म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे, इसको सीखेंगे, तो एट द एंड आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। फिर आप खुद से स्टॉक एक्सचेंज में जाके जो है वो अकाउंट खुलवाइएगा एंड देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग योरसेल्फ, ठीक है ना। अब इसमें ये होता है, इस म्यूचुअल फंड का ये प्रॉब्लम होता है कि देखें आपने किसी और को पैसे दिए हैं, वो आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, वो एसेट मैनेज कर रहा है आपका। तो आप अगर मिसाल के तौर पे आप चाहते नहीं मैं हम में ही रखूं पैसे, तो आप नहीं कर सकते, आपकी चॉइस नहीं है, क्योंकि जो फंड है उसका जो बोर्ड बैठा हुआ है, जो उसके डिसीजन मेकर्स है, उन्होंने डिसाइड करना है ना, आपने तो कुछ नहीं करना इसमें। लेकिन अगर आप यही स्टॉक्स, अगर देखा आपने होम नेटवर्क के स्टॉक से इसने लेके रखे में, यही स्टॉक आप लेके रखें, अब इसमें जो डिविडेंड आएगा वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। फिर इस तरीके से जो स्टॉक होगा वो आपकी प्रॉपर्टी होगा, इसमें तो ये फंड की प्रॉपर्टी है ना, आपकी नहीं है। तो जो खुद से इन्वेस्टमेंट करना होता है वो रिस्की होता है, लेकिन उसमें रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। तो आपने म्यूचुअल फंड से ये चीज़ सीखनी है और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे चल के वीडियोज़ में बताऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट कैसे खुलता है और सब कुछ चीज़ें। अगर या तो अगर आप वीडियो लेट देख रहे हैं तो आपको सब चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड होंगी, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो
अभी फ्रेश वीडियो देख रहे हैं, अभी तक मैंने वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेगुलरली वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। तो आप वो जो है वो इंशाल्लाह ताला एजुकेट करेंगे जैसे जैसे हम खुद सीखते जाएंगे, ठीक है। और दैट्स ऑल।